हेलो दोस्तों। आज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूसो के बारे में। तो बात करते हैं हम रूसो के जीवन परिचय की। तो रूसो का जो जन्म है वो 1712 ईस्वी में फ्रांस के जिनोवा शहर के आइजक नामक स्थान पे हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिससे कि रूसो नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे। फिर भी रूसो जो हैं वो जन्मजात प्रतिभा के धनी थे। इनकी कहानी स्टार्ट होती है 1750 ईस्वी से। 1750 ईस्वी में दीजो की अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था कि क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिक आदर्शों को दूषित कर दिया है या परिष्कृत कर दिया है। रूसो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेकर न सिर्फ इस प्रतियोगिता को जीतते हैं, बल्कि इसके बाद से वे हैं जो है साहित्यिक जगत में अपना नाम भी प्रसिद्ध करते हैं। जो इसमें रूसो जो अपने विचार देते हैं, यह आगे चल के उनकी एक पुस्तक जो है डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट, जो 1750 ईस्वी में ही प्रकाशित होती है, जिसमें अपना विचार देते हैं कि रूसो कहते हैं कि वैज्ञानिक और साहित्यिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सारा समाज जो है नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया है। इसके बारे में हम आगे चल के और अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं रूसो की रचनाओं के बारे में। तो रूसो की रचनाओं में सबसे पहले जो है डिस्कोर्सेज ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, जो कि 1751 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रूसो इस रचना में कला और विज्ञान को व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं, और रूसो कहते हैं कि मनुष्य का नैतिक पतन उसी तरह से हुआ है जिस तरीके से विज्ञान और कला की प्रगति हुई है। रूसो की दूसरी पुस्तक जो है वो डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि 1755 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें रूसो जो है मानव के बीच असमानता जो विद्यमान होती है उनके उत्तरदायी कारणों को बारे में चर्चा करते हैं। इन रूसो की अगली पुस्तक जो है एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1758 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें रूसो जो है अपने आदर्श राज्य के सिद्धांतों के बारे में वर्णन करते हैं। रूसो की अगली पुस्तक जो है द न्यू हेलोइस, जो कि 1761 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें रूसो प्राकृतिक अवस्था में लौटने की वकालत करते हैं। रूसो मानते हैं कि विज्ञान और कला के विकास से मानव जीवन जो है वो एकदम भ्रष्ट हो चुका है, अतः इस स्थिति को सुधारने के लिए प्राकृतिक अवस्था में लौट चला जाए, जहाँ पे मानव सभ्य, नैतिक और शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। रूसो की सबसे प्रमुख पुस्तक जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रूसो इसकी शुरुआत जो है, इस पुस्तक की शुरुआत इस लाइन से करते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, परंतु सभी जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इनकी अगली पुस्तक जो है इमाइल, जो कि 1762 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रूसो अपनी इस पुस्तक में अपने शिक्षा संबंधी विचार को दिए हुए हैं। इन रूसो की अगली पुस्तक जो है वो कन्फेशंस है। कन्फेशंस रूसो की आत्मकथा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं रूसो के विषमता का विश्लेषण के बारे में। रूसो जो हैं वो सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पहले ऐसे विचारक माने जाते हैं जो समाज में प्रचलित विषमताओं का विश्लेषण करते हैं और उन विषमताओं को दूर करने की मांग की, जो कि सामाजिक अन्याय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो रूसो अपने विषमता पे विश्लेषण में विषमता के बारे में बतलाने से पहले मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। रूसो मानते हैं कि मनुष्य शुरू में पशु की तरह प्राकृतिक दशा में अकेले अकेले शांतिपूर्वक रहता था। समाज के निर्माण के साथ ही उनमें हैसियत, संपदा, शक्ति और की विषमताएं पैदा हो गई। तो रूसो जो है अपने मानव स्वभाव में कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो है मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक, संपत्ति व परिवार से रहित होता था। मतलब कि रूसो मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अकेले रहता था, स्वतंत्र रहता था, वो नैतिक था। उसके पास ना तो कोई परिवार होता था और ना ही उसके पास संपत्ति होती थी।
रूसो मानते हैं कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य केवल आत्मरक्षा और दया की भावना से प्रेरित होता था। मतलब कि रूसो अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी जो कि 1755 ईस्वी में प्रकाशित होता है, उसमें कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य केवल आत्मरक्षा व दया की भावना से प्रेरित होता था। उनमें लालच नहीं था, उनमें भ्रष्ट नहीं थे, वे एकाकी, स्वतंत्र और नैतिक होते थे। वे सिर्फ आत्मरक्षा और दया की भावना से ही प्रेरित होते थे। रूसो मानते हैं कि विज्ञान और कला के विकास ने मनुष्य में भय, छल, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण उत्पन्न किए हैं। मतलब कि रूसो मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता है। कला और विज्ञान की जैसे जैसे प्रगति होती है वैसे वैसे मनुष्य का स्वभाव बदलता जाता है, मनुष्य बुरा बन जाता है। अतः हम मानते हैं कि रूसो ने जिस प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना की है वह पूर्णतः आनंदमय जीवन जीता था, वह स्वाधीन था, संतुष्ट था और आत्मनिर्भर होता था। अतः प्राकृतिक दशा में मनुष्य जो है उदात्त वन्य प्राणी के रूप में जीवन बिताता था। वह न तो किसी से डरता था और न ही किसी को डराता था। सभी एक दूसरे से तटस्थ रहते थे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है वो प्रकृति के भंडार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। स्त्री पुरुष का जो है परस्पर आकर्षण जो है उन्हें थोड़ी देर के लिए अवश्य मिला देता था, परंतु उनके जीवन को किसी बंधन में बांध के नहीं रख पाता था। और इन्हीं से प्रेरणा लेके नवजात शिशु भी अपने माता का स्तनपान करते थे और फिर अलग हो जाते थे। तो ऐसी हालत में कोई मनुष्य जो है किसी भी तरह के से सामाजिक बंधन या जंजीर से नहीं बंधा हुआ था। रूसो मानते हैं कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य का जीवन जो है ग्राम सुषमा की आनंदता से परिपूर्ण रहता था, परंतु सभ्यता का विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे विषमता का जन्म होता है। विषमता के विश्लेषण में रूसो कहते हैं कि सभ्यता का विकास मानव जीवन के लिए अभिशाप बन गया है, जिसने उसके नैसर्गिक जीवन के मधुर आनंद को छीन लिया है। तो विषमता पे विश्लेषण के लिए जो रूसो हैं वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी के अंतर्गत मानव समाज में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर करते हैं। पहला जो है प्राकृतिक विषमता और दूसरा जो है परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता क्या है? रूसो मानते हैं कि प्राकृतिक विषमता जो है वस्तु स्थिति का विवरण देती है, जैसे कि मनुष्य की आयु में सभी मनुष्य जो हैं एक ही आयु के नहीं हो सकते। उनमें बहुत, कोई बच्चा है तो कोई युवा है तो कोई बूढ़ा है, मतलब सब में अंतर है। ये जो है प्राकृतिक विषमता है। स्वास्थ्य में, सौंदर्य में, बाहुबल में, बुद्धि बल में इत्यादि में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं हैं, इस भिन्नताओं को रूसो जो है प्राकृतिक व्यवस्था की देन मानते हैं और यह मानते हैं कि ये जो विषमता है यह अटल और अपरिवर्तनीय है। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, इन दोनों के बीच जो विषमता है इनको बराबर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये जो है अटल और अपरिवर्तनीय है। ये प्राकृतिक विषमता है। इन्हें ना तो मनुष्य स्वयं बनाता है और ना ही इनमें फेरबदल कर सकता है। दूसरी विषमता के बारे में रूसो कहते हैं जो कि परंपरागत विषमता है, तो उसमें कहते हैं कि हैसियत, संपदा और शक्ति की भिन्नताओं जो हैं वो परंपरागत विषमता है। ये जो हैसियत है, धन संपदा और जो शक्ति की भिन्नताएं हैं, ये सामाजिक व्यवस्था की देन होती हैं और यह परिवर्तनीय भी हैं। इन्हें मनुष्य स्वयं बनाता है और वह इनमें फेरबदल भी कर सकता है। तो रूसो मानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो आरंभिक अवस्था में जब था तो प्रकृति के भंडार भरे हुए थे, तब मनुष्य जो है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि तब उसे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विषमता या परंपरागत विषमता सताती नहीं थी। परंतु धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ने लगी, प्रकृति जो है सब मनुष्य की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं रह गया,
तब उन्होंने अपनी श्रम शक्ति के बल पे उत्पादन का सहारा लेने का संकल्प किया। मतलब कि रूसो कहते हैं कि जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और जो प्रकृति है वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रही थी, तब जो है मनुष्य अपने श्रम शक्ति के आधार पे जो है उत्पादन शुरू करते हैं। परंतु ऐसी हालत में उनके व्यवहार को नियमित करने के लिए, जब वो व्यक्ति अपने श्रम शक्ति के आधार पर उत्पादन कर रहा है तो उनके व्यवहार को नियमित, उनको व्यवहार को संतुलित करने के लिए किसी न किसी व्यवस्था की ज़रूरत जरूर पैदा होती है। अतः उन्होंने प्राकृतिक दशा को त्याग करके नागरिक समाज की स्थापना का निर्णय लिया, जिसे रूसो आगे चल के सामाजिक अनुबंध कहते हैं या सामाजिक समझौता कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।